हेलो गाइस, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है जेईई मेंस का 2019 का 9 जन का ये शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। ए मास ऑफ 10 kg सस्पेंडेड वर्टिकली बाय अ रोप फ्रॉम द रोप। कोई मास है जिसका वेट कितना है 10 kg, उसे वर्टिकली सस्पेंड किया गया है किसी रोप से, रूप द्वारा, मतलब वो छत से लटका हुआ है। व्हेन ए हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द रोप एट सम पॉइंट, ठीक है, कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है रोप पे किसी पॉइंट पे, पॉइंट डिफाइंड नहीं है। और तो इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है कि जो हमारा एंगल है वो रोप क्या करिए 45 डिग्री क्या करिए इनिशियल पोजीशन से डेविएटेड है, ठीक है। सो हमें फाइंड करना है इफ द सस्पेंडेड मास इज एट इक्विलिब्रियम। जब हमारा मास इक्विलिब्रियम है तो हमें फाइंड करना है कि उस फोर्स की वैल्यू क्या है। ओके, सो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर देखा जाए, अगर इसे फिगर आउट किया जाए, इसे ड्रॉ किया जाए, तो हमारा ये क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया, ये रूफ हो गया, और इससे ये क्या है, ये हमारा मास हो गया m, ओके, 10 kg, और ये कितने हो गए, ये हमारी रोप हो गई। अब मान लिया गया कि इस पे फोर्स लगाया गया, तो इस पे ये डेविएशन उसने दे रखा है, तो ये फोर्स लगाने के बाद का मैं फिगर बना दे रहा हूँ। ये कितना है, यहाँ पे चला जा रहा है, और ये फोर्स कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, ये इधर डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg लगेगा। और इसमें ये जो रोप में क्या होगा, टेंशन भी लगेगा टी इस डायरेक्शन में, और ये एंगल तब कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, टेंशन को रिजॉल्व कर लेते हैं। अगर टेंशन को हम इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, टेंशन फोर्स को यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये हमारा क्या आएगा, टी कॉस 45 डिग्री, और इस डायरेक्शन में हमारा क्या मिलेगा, टी साइन 45 डिग्री। ओके, अब हम क्या करते हैं, सारे फोर्स को इक्वेट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, t cos 45 डिग्री इक्वल टू एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, t cos 45 की वैल्यू क्या होगी, mg के इक्वल होगी, और t sin 45 की डिग्री क्या होगी, f के इक्वल होगी। और हमें फाइनली क्या करना है, f कैलकुलेट करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो t, ये इक्वेशन 1 हो गया, और ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 t बाई रूट 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू 10 है, g बोला है कितना लेने को, 10 लेने को, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना मिलेगा, t बाई रूट 2 की वैल्यू क्या आएगी, 100 आएगी। और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, तो जब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा हमें, t बाई रूट 2 इक्वल टू क्या मिल, ये है f है, ठीक है। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर इन्हें देखा जाए तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम above टू इक्वेशंस, फ्रॉम above टू इक्वेशंस हमें क्या मिल जाएगा, f की वैल्यू जो मिलेगी वो 100 न्यूटन मिल जाएगी। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया। अब इसे हम अपने देख लेते हैं, अपने ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है। ओके, थैंक यू। Hello students, now we are going to see this question in which a block of mass m is at rest, okay, under a action of F against the wall as shown, okay. Which of the following statement is incorrect? Okay, so we need to show which of the following statement is basically incorrect. So now we are going to do what, firstly is that we need to draw the FBD, okay, which is the free body diagram to understand all the forces in the diagram. Okay, firstly we'll draw this block, okay, and what are the forces acting on it. So firstly, which is gravitational force mg, which is straight down, okay. Nextly, this is F, okay. What is this F? This F is basically this force which is keeping it clear, okay. And you can see, since the block is in equilibrium, there must be a friction force acting on it, okay. Friction force, because if there is no friction force, then this block will simply slide down, okay. So now we are going to do is that in the FBD we'll draw this friction force on this side, okay, friction force. And lastly, this normal force due to this force F, okay, due to this force F there is a normal force, okay. So now what we are going to do is that we are going to write the equations. We'll get F is equal to N, okay, because it is in equilibrium,
Okay, and lastly we'll get mg won't be equal to f. Why is it so? You know why? Because mg is acting straight down, okay, but f has the tendency to make this block go under rotational motion. Okay, so this is why mg won't be equal to f, but there must be some force, okay, over here. Means f will be a little greater than mg, okay, because it is not acting in the line of mg. Okay, so firstly now we are going to see the options that f equals mg. So this is basically an incorrect option, so we need to mark the incorrect statement. So basically our option A is absolutely the answer. Okay, f is equal to n, that is a correct statement, so this is not be the answer. F will produce a torque. F will not produce a torque because it is acting on the center of mass. You can see that this is the center of mass of this block. Okay, COM, center of mass. So basically F is acting on the line of the center of mass. Okay, as well as N is also acting on the line of the center of mass, so N will also not produce any torque. Okay, so basically our answer is option number A. Okay, answer is ऑप्शन नंबर ए. ओके, थैंक यू. तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या रखा है, द पुलीज एंड स्ट्रिंग्स शोन इन फिगर आर स्मूथ एंड नेग्लिजिबल मासेस फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी. तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि मेरे पास जो पुली हैं और जो ये स्ट्रिंग्स हैं वो सब मासलेस है, नेग्लिजिबल मास है. तो अगर ये जो सिस्टम मेरे को डायग्राम में दिया गया है, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है तो मेरा ये एंगल थीटा कितना होगा, मुझसे ये पूछा गया है. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये क्या मास है, ये m मास है, ये √2m मास है और ये m मास है. तो अगर मैं सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो m का क्या हो जाएगा, m का सबसे पहले देख रहे हो ये एक स्ट्रिंग है, तो ऊपर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, और नीचे को इसका ग्रेविटेशनल पुल लगेगा जो कि होता है mg सिंपली. ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है, पूरे में एक ही है, तो इसीलिए सब में की टेंशन कितना लगेगा, t लगेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कोई दूसरी स्ट्रिंग शुरू हो जा रही है, इसीलिए ये भी कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे भी t टेंशन लगेगा और यहाँ पे भी t टेंशन लगेगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी कितना टेंशन लगेगा, t. तो नीचे को यहाँ पे इनका ग्रेविटेशनल पुल लगेगा मासेस का जो कि आ जाएगा mg, और इधर आ जाएगा √2mg. ठीक है, तो अगर मैं √2m वाले जो ब्लॉक है उसका एफबीडी बनाऊं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, एक टेंजेंशियल इधर, एक टेंजेंशियल इधर. ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, मेकिंग एंगल थीटा विद नॉर्मल. तो ये अगर नॉर्मल है तो ये एंगल कितना है, थीटा. ठीक है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी एंगल हो जाएगा थीटा. तो इसीलिए, और नीचे को इसका मास लग रहा है जो कि है मेरे पास √2mg. ठीक है, तो अगर इस फ्री बॉडी डायग्राम से मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो ऊपर वाली साइड है मैं इसे +y मान रहा हूँ और ये वाली साइड +x मान रहा हूँ. तो ऊपर की साइड को दोनों क्या आ जाएंगे मेरे पास, दोनों आ जाएंगे मेरे पास 2t cos थीटा इज इक्वल्स टू √mg. ठीक है, ये आ जाएगा. और उसके बाद ये तो मेरे बात होगी √2m वाले ब्लॉक की. अगर मैं उसके बाद एफबीडी बनाऊँ इस ब्लॉक का, मतलब ये m वाले ब्लॉक का, तो m वाले ब्लॉक का एफबीडी क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपली आ जाएगा, ऊपर को टेंशन लग रहा है और नीचे को इसका मास की वजह से पुल लग रहा है जो कि आ गया mg. तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, सिंपली y एक्सिस की तरफ को t इज इक्वल्स टू मेरे पास mg. इक्वेशन सेकंड कह देता हूँ इसे मैं. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में इसे कह रहा हूँ. तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं t की वैल्यू रख दूँ जो कि mg है, रख दूँ तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 2mg cos थीटा इज इक्वल्स टू √2mg. तो mg कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू √2/2. तो cos थीटा मेरे पास आ गया √2/2 सिंपली. तो कितना आ जाएगा 1/√2. तो cos थीटा 1/√2 कब होता है, मेरे 45 डिग्री में. तो मेरे पास थीटा कितना आ जाएगा, थीटा मेरे पास 45 डिग्री आ जाएगा. तो इसमें अगर इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है बॉडी तो मेरा जो थीटा होगा वो 45 डिग्री होगा. हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसमें गिवन है अ स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास गोइंग ओवर अ क्लैम्प्ड पुली ऑफ मास m supports a block of mass capital M as shown in the figure. The force on the pulley by the clamp is given by. तो क्लैम्प कितना फोर्स लगा रहा होगा पुली पर, जब ये पुली किसको सपोर्ट कर रही है, अपने खुद के वेट को, इसका खुद का मास है कुछ स्मॉल m, और एक कैपिटल M वाला ब्लॉक यहाँ पर सस्पेंडेड है बाय द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग यहाँ से फिक्स्ड है और स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस. ठीक है, स्ट्रिंग है मासलेस. तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग आइडियल है. तो आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन चेंज नहीं होती है. इसका मतलब क्या है, जो टेंशन यहाँ पर होगी वही टेंशन यहाँ पर होगी पुली पर. तो अगर मैं पुली का एफबीडी ड्रॉ करता हूं तो ये पुली, एफबीडी ऑफ फिक्स्ड पुली. तो यहां पर दोनों तरफ टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस पर टेंशन लग रही होगी पुली पर. ठीक है, क्योंकि यहां से
ये कैसी है हॉरिजॉन्टल और यहाँ से स्ट्रिंग कैसी है वर्टिकल, तो इसका मतलब क्या है, ये 1/4 ऑफ द सर्कल कवर कर रहा है इसका रैप, ठीक है। तो ये m है इसका मास, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से इसका वेट एक्ट करेगा इसके सर्कल के, ये जो सर्कल हमें दिख रहा है 2D में, इसके सेंटर से वेट एक्ट करेगा इसका पुली का। अरे वेट कितना होगा mg, वर्टिकली डाउनवर्ड्स स्मॉल m टाइम्स g, यहाँ पे टेंशन होगी t और यहाँ पे भी टेंशन होगी t। तो t की वैल्यू कैसे निकलेगी, t की वैल्यू निकलेगी इस कैपिटल M के FBD से। तो आप लिख सकते हैं हम लोग FBD ऑफ कैपिटल M ब्लॉक। तो कैपिटल M ब्लॉक की हम बात करेंगे तो इसके सेंटर ऑफ मास से कैपिटल MG यहाँ पे एक्ट करेगा और यहाँ पर क्योंकि टेंशन T लगेगी, स्ट्रिंग से अटैच्ड है इसलिए टेंशन T लगेगी। और ये कैसा इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या है, फॉर इक्विलिब्रियम ये नेट फोर्सेस कितना होना चाहिए इस पे 0, इक्विलिब्रियम यहाँ पर T माइनस MG, सॉरी कैपिटल MG क्या होना चाहिए 0, तो T की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, कैपिटल MG के इक्वल। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं FBD ऑफ पुली, यहाँ पे T ऐसे एक्ट कर रहा है, T ऐसे एक्ट कर रहा है और T की वैल्यू कितनी है MG के इक्वल। तो अब फिर से हम लोग पुली को ड्रॉ कर सकते हैं। तो पुली पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, पुली पर उसके सेंटर ऑफ मास से एक वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है फोर्स, कैपिटल MG, सॉरी स्मॉल MG यहाँ पे एक्ट कर रहा है और कैपिटल MG इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मतलब T कैपिटल MG, इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू कैपिटल MG के इक्वल है T की, और यहाँ पे भी कैपिटल MG। तो कैपिटल MG दोनों इक्वल फोर्सेस हैं और ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका फोर्स डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा, फोर्स डायग्राम ऑफ पुली इज यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो फोर्स डायग्राम की जरूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप। क्लैंप कितना फोर्स लगा रहा होगा, जितना पुली क्लैंप पे फोर्स लगा रही होगी बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। तो इस पर जो नेट फोर्स होगा वही पुली इस पर लगा रही होगी, क्योंकि पुली भी क्या है, स्टेशनरी है, मतलब इक्विलिब्रियम में। तो इसका फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा पुली का, MG कैपिटल MG हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में भी कैपिटल MG, लेकिन यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में स्मॉल mg भी एक्ट कर रहा है। ओके, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस की जगह पे मैं रिजल्टेंट लिख सकता हूँ, इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स g, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं R नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो रिजल्टेंट होगा नेट वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल MG का स्क्वायर प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स g का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, कैपिटल MG का स्क्वायर प्लस ऐसे कितनी वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल M स्क्वायर प्लस स्मॉल m स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कैपिटल M स्मॉल m टाइम्स g स्क्वायर, ठीक है। ये नेट रिएक्शन आ जाएगी इस पर। अब लेकिन ड्यू टू इक्विलिब्रियम ऑफ द पुली, जो फोर्स यहाँ पर ये जो सपोर्ट है, जो क्लैंप है, वो इस पर लगा रहा होगा पुली पर, वही फोर्स पुली इस पर लगा रही होगी। तो पुली पर नेट फोर्स कितना है, आर नेट, वो फोर्स बैलेंस होना चाहिए किससे, जो कि सपोर्ट का फोर्स है। तो फोर्स ड्यू टू जो क्लैंप है कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज आर नेट के इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होगा, जो आर नेट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, जी यहाँ से बाहर ले सकते हैं हम लोग कॉमन, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर जी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ M स्क्वायर प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस पर नेट फोर्स। और ये वाली बात ध्यान देने वाली थी कि दोनों फोर्सेस इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना है पुली का, और पुली स्टेशनरी है, इसलिए दोनों फोर्सेस इक्वल में ऑपोजिट होने चाहिए डायरेक्शन में बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो √2mg सही नहीं है, √2 स्मॉल mg भी सही नहीं है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m का स्क्वायर प्लस स्मॉल m स्क्वायर g ये भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा था, कैपिटल M आ रहा था यहाँ पर, कैपिटल M आ रहा था यहाँ पर, और एक स्मॉल m आ रहा है। तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m का स्क्वायर प्लस कैपिटल M का स्क्वायर टाइम्स g बिल्कुल सही है। तो बस ये करना था इस क्वेश्चन में। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। The given question is, in the figure,
a ladder of mass m is shown leaning against a wall. It is in static equilibrium, making an angle theta with the horizontal floor. The coefficient of friction between the wall and the ladder is mu1 and that between the floor and the ladder is mu2. The normal reaction of the wall on the ladder is N1 and that on the floor is N2. If the ladder is about to slip, then, so here we are given few options. Okay, the combinations of mu1, mu2 and then N1 and N2. So these are the options. So let me name the options first. This is A, B, C and D. Okay, so let me start with option C where mu1 and mu2 both are not equal to 0. So assuming mu1 and mu2 both not equal to 0. So here, so this is the diagram we have shown, and N1 is the normal reaction between the wall and the ladder. Okay, means this is N1 here, and N2 will be in this direction, right? This will be N2, and there will be a weight acting in the downward direction, which is mg. So here, see, it is given that ladder is about to slip, so it will slip in this direction. So friction will be in this direction, and this is F2. And it is about to slip, so the friction will be maximum. So this will be given as mu2 n2. So now if we balance the forces in horizontal and vertical directions, because it is given it is in static equilibrium, okay, making an angle theta, and this angle is theta. So the ladder is in equilibrium, so for that it must be in horizontal equilibrium. So for horizontal equilibrium we have the forces in the equilibrium we are having F2 must be equals to N1, right? So N1 must be equals to F2 and F2 will be equals to mu2 N2, right? And we have further vertical equilibrium also. Okay, so vertical equilibrium will be given as N2 acting in upward direction. Okay, see here the friction F1 will be, see, it will be moving downward, so F1 will be acting in upward direction. Okay, this is F1 force. So we will have N2 plus F1 and this will be balanced by mg force. Further we can write the F1 force equals to mu1 N1 equals to mg, and here we have N2 plus N1 is equals to mu2 N2, so we can write here mu2 N2 equals to mg. So on solving this further, we will get N2 force equals to mg divided by 1 plus mu1 mu2. Okay, so this is the value of N2, and from the given option C, we have C option as the correct answer. Okay, because all the conditions are matching. Now if we take the case of mu1 equal to 0, okay, the next case mu1 equal to 0 and mu2 not equal to 0. So we will get here, see, the figure will be like this only, and there is a ladder like this. So we are having the figure as, see, this surface was mu1 is 0 now, so here only n1 will be acting, and this is n2, and f2 will be acting in this direction, and mg will be in this direction. So we will be having here, now see, f1 is equal to 0, so in vertical equilibrium we will have n2 must be balanced by mg, and n1 will be equal to f2, okay, which is equal to mu2 n2, right? And further we have, this is theta, so if I take the rotational equilibrium about this point, so we will have the, due to n1 we have n1 into, see, this is the perpendicular distance, and this perpendicular distance will be equal to, if this length we have taken as L, so this perpendicular distance will be L sine theta, right? And this will be equal to, due to mg, and mg, this distance we have, this is L by 2 cos theta, right? So from here L and L will be cancelled out, and we will be having here n1 into sine theta divided by cos theta will be equal to mg by 2,
right? And from here we can write n1 tan theta will be equals to mg by 2. Okay, so this is the expression for n1, and from here we can see that option D is also correct. Now if we take the case of mu2 equal to 0, okay, if we take mu2 equal to 0, so from the figure we can see this f2 will be 0, and if f2 is 0, n1 will be 0, right? N1 will be 0 because f2 will be 0. Okay, so from the options if we match, so in the options, see this option will be wrong, right? Because, and here mu2 will be 0, so f2 is 0, so option B is wrong. And again for mu1 equal to 0, this is not the case, so option A is also wrong. So from the given options, C and D statements are the correct statements. Thank you.